नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एरिज ए पाथ ऑफ लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल आपसे वादा किया था, तो अपने वादे के अनुसार हम पहली क्लास लेकर आए हैं। देरी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अब हम पहली क्लास लेकर आ चुके हैं आपके लिए। आपको पोल साइंस, हिस्ट्री और बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊँगा, बाकी दूसरे विषयों के लिए अलग से अध्यापक हैं। तो आज हम पोल साइंस शुरू करने जा रहे हैं और पोल साइंस का जो पहला टॉपिक है हमारा, संविधान सभा का गठन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो संविधान होता है वो किसी भी देश के आदर्श, उद्देश्य और मूल्यों का प्रतिबिंब होता है। संविधान ही किसी भी देश के राजनीतिक ढांचे का बुनियादी निर्धारण करता है। अगर भारतीय संविधान के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे पहले 1922 में मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के राजनीतिक भाग्य का निर्धारण भारतीय स्वयं करेंगे। उसके बाद 1934 में M.N. रॉय, जो कि एक वामपंथी नेता थे, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। अब इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन के दौरान कहा था कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब उसके बाद अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था। अब क्योंकि ये प्रस्ताव अगस्त 1940 में पेश किया गया था, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो ये प्रस्ताव था ये असफल हो गया था। भारतीयों के द्वारा इसे असफल का या मना कर दिया गया था। अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगस्त प्रस्ताव असफल क्यों हो गया था। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आपके लिए आज का प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव असफल क्यों हो गया था, भारतीयों ने क्यों मना कर दिया था अगस्त प्रस्ताव को मानने से। अब उसके बाद ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में एक सदस्य थे, कैबिनेट मंत्रिमंडल में, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो जो ब्रिटिश हुकूमत थी उन्होंने 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा कि अगर संविधान सभा का गठन किया जाए तो किस आधार पर किया जाए, ये जांच करनी थी स्टैफोर्ड क्रिप्स को, और इसी को क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने कहा था कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद होगा। जैसा कि आपको पता है 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, तो इन्होंने कहा था कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही होगा। इसलिए भारतीयों ने इसे भी मना कर दिया और ये भी असफल हो गया। इसके साथ ही एक प्रश्न और बनता है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। अब उसके बाद 1946 की बात करते हैं हम। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। 3 कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन के, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यों का एक दल भारत भेजा गया था और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। देखिए, यहाँ पे एक बात और थी, जो क्रिप्स मिशन था उसके जो प्रस्ताव थे उनको मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था।
लेकिन कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन ने ऐसे प्रस्ताव रखे जिनको मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया। और उसके बाद जो कैबिनेट मिशन था या कैबिनेट योजना थी, इसी के आधार पे संविधान सभा का गठन किया गया था। जो आपकी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे 389 सीटों का निर्धारण किया गया था। 389 सीटों का निर्धारण किया गया। इनमें से आपकी 93 सीटें देसी रियासतों को दे दी गई और 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रांतों के लिए निर्धारित की गई। अब इन 296 में से भी 292 जो सीटें थी ये गवर्नर के प्रांतों के लिए और 4 जो सीटें थी वो ब्रिटिश आयुक्तों के लिए निर्धारित की गई थी। जैसे आपके वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसी प्रकार उस समय जो ब्रिटिश आयुक्तों के प्रदेश थे वो केंद्र शासित प्रदेशों की तरह ही थे। उस समय 4 थे आपके, दिल्ली, अजमेर कुपवाड़ा, कुर्ग जो आपका वर्तमान में कर्नाटक में है, और बलूचिस्तान जो आपका वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये 4 ब्रिटिश आयुक्तों के प्रदेश थे। तो इस तरह से सीटों का निर्धारण किया गया था। ये जो 93 सीटें थी यहाँ पे देशी रियासतों के जो राजा थे उनके लिए थी, मतलब ये मनोनीत सदस्य थे। और 296 जो सीटें आप देख रहे हैं यहाँ पे चुनाव हुआ था, ये निर्वाचित सदस्य थे। तो यहाँ से ही प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 93 और निर्वाचित सदस्य कितने थे? 296। इसमें से भी गवर्नर के प्रांतों से कितने थे? 292 और ब्रिटिश आयुक्तों के प्रांतों से कितने थे? 4 सदस्य। अब इसके बाद आगे देखिए, जो 296 सीटें थी जहां सदस्य निर्वाचित हुए थे, इन 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को मिली निर्वाचन होने के बाद, 93 जो सीटें थी वो मुस्लिम लीग को मिली और 15 जो सीटें थी वो अन्य दलों को मिली थी। इस तरह से जो निर्वाचन का परिणाम आया था वो ये था। अब इसके बाद क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक में संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 207 सदस्य आए। 207 सदस्य। इन 207 में से 9 महिला सदस्य थी। ये बात भी आप याद रखना। 207 में से 9 महिला सदस्य थी। आप सोच रहे होंगे कि 389 सीटें थी और उसमें से सिर्फ 207 सदस्य आए। तो देखिए दोस्तों, जो आपने 93 देशी रियासतों के लिए सीटें देखी थी, देशी रियासतों में से कोई भी सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं हुआ था। और उसके बाद और भी काफी सदस्य थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था। और भी अन्य कई सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया। अब क्योंकि मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था, तो यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं विंस्टन चर्चिल। उनका एक कथन काफी फेमस है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, संविधान सभा एक ऐसा मंडप है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये काफी महत्वपूर्ण कथन आपके लिए विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा हुआ। अब इसके बाद आगे देखिए, नौ दिसंबर
1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब इसमें सबसे वृद्ध सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक का अध्यक्ष चुना गया था। यहां पर से भी क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसके बाद देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और संविधान सभा की दूसरी बैठक में अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह बात भी आप याद रखना कि जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको संविधान सभा का अध्यक्ष दूसरी बैठक में चुना गया था 11 दिसंबर 1946 के दिन। उसके बाद तो जैसा कि हम देख रहे थे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। राजेंद्र प्रसाद को इस बैठक में अध्यक्ष चुना गया और इसी दौरान एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। अब उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई और तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। अब यहां से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो इस बैठक में पास नहीं किया गया था संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। तो वो पास कब किया गया था? वो पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 के दिन पास किया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ? जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य विवाद था वो बढ़ता गया और मुस्लिम लीग ने अलग से देश की मांग की, एक अलग राष्ट्र की मांग की। अब उसके लिए माउंटबेटन योजना जून 1947 में, जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया और माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्रों का निर्माण हुआ। अब माउंटबेटन योजना के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ। इस अधिनियम के आधार पर जो आपकी संविधान सभा थी उसको एक संप्रभु निकाय बनाया गया और अब इसके बाद जो संविधान सभा थी वो एक विधायिका के रूप में भी कार्य कर सकती थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर ही ये फैसले किए गए थे। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो एक डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी। एक डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 17 नवंबर 1947 को हुई थी और इसी बैठक में जीवी मावलंकर को संविधान सभा का के विधानमंडल का जो रूप था उसका अध्यक्ष चुना गया था। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। इसके साथ ही संविधान के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो एक समिति आती है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति जैसा कि नाम से लग रहा है, प्रारूप समिति को ड्राफ्ट्स कमेटी भी कहा जाता है, और एक और नाम इसका प्रारूप समिति का ड्राफ्ट्स कमेटी, प्रारूप समिति आपको पता है, लेकिन इसका एक और नाम है जो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति कहा जाता है, पांडुलेखन समिति। अब आपके एग्जाम में आ जाए पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया था, या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, और आप सोचते हो यार ये पांडुलेखन समिति तो कभी सुनी ही नहीं, तो याद रखियो पांडुलेखन समिति प्रारूप समिति को ही कहा जाता है। अब जैसा कि नाम से लग रहा प्रारूप समिति कि संविधान के प्रारूप का निर्माण भी प्रारूप समिति ने किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। संविधान के प्रारूप का निर्माण किया था BN राव ने। संविधान के प्रारूप का निर्माण BN राव ने किया था, याद रखना BN राव। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और ये एक बहुत बड़े कानूनविद थे। BN राव संविधान सभा के पहले संवैधानिक सलाहकार और पहले भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुने गए थे वो भी BN राव थे। इनके द्वारा ही संविधान के प्रारूप का निर्माण किया गया था। देखिए BR अम्बेडकर के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि BR अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से चुनकर आए थे। तो देखिए सबसे पहले BR अम्बेडकर ने बंबई से चुनाव लड़ा और वो वहां पर चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की सीट से बंगाल के जयसुर कुलना से चुनाव लड़ा और वे वहां से मुस्लिम लीग की सीट से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से वो चुनाव जीतकर संविधान सभा में प्रवेश कर गए। अब इसके बाद क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने के बाद दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। अब उसके बाद जो जयसुर कुलना वाली सीट थी वो आपकी पूर्वी पाकिस्तान में चली गई, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। तो BR अम्बेडकर की जो सीट थी वो एक अलग देश में चली गई, तो इनकी जो सदस्यता थी वो निरस्त हो गई, वो रद्द हो गई। उसके बाद BN राव ने राजेंद्र प्रसाद को सिफारिश की कि हमें BR अम्बेडकर को संविधान सभा में लेना चाहिए। BN राव की सिफारिश पर राजेंद्र प्रसाद ने बंबई के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय जो प्रांत थे उनके जो गवर्नर हुआ करते या जो अध्यक्ष हुआ करते या जो प्रशासन संभाला करते उस टाइम, उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बंबई के जो प्रधानमंत्री थे BG खैर, BG खैर को पत्र लिखा और BG खैर को पत्र लिखने के बाद इन्होंने अपने मंत्रिमंडल से वार्तालाप किया और वहां से बंबई से उस टाइम जो आपके विधायक थे या जो मुंबई की सीट से सदस्य थे वो थे MR जयकर। MR जयकर ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और इनकी जगह BR अम्बेडकर का संविधान सभा में प्रवेश हुआ था। अब देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन में बंबई और बंगाल दोनों आ जाता है तो बंबई राइट आंसर होगा, क्योंकि अंत में संविधान सभा में प्रवेश हुआ था BR अम्बेडकर का, वो बंबई की सीट से हुआ था। उसके बाद इनको BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। देखिए BR अम्बेडकर की जो भूमिका थी संविधान सभा के निर्माण में, संविधान के निर्माण में, वो काफी अहम थी। BR अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है और एक KV राव संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने तो BR अम्बेडकर को संविधान सभा का जनक व जननी दोनों कहा है। तो देखिए बात करते हैं प्रारूप समिति के विषय में। प्रारूप समिति में मुख्यतः 7 सदस्य थे, जिनमें से BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद N माधव राव BL मित्रा के इस्तीफे के बाद सदस्य बने थे।
ये बातें भी आप याद रखना। एन माधव राव BL मित्रा के इस्तीफे के बाद से विधानसभा के सदस्य बने। TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी DP खेतान की मृत्यु के बाद संविधान सभा के सदस्य बने, प्रारूप समिति के सदस्य बने। और फिर प्रारूप समिति ने जो संविधान का प्रारूप था उसकी जांच की। अलग अलग देशों से जो कमेटी बनाई गई थी, अलग अलग देशों से उन्होंने संविधान के लिए मसौदा इकट्ठा किया और उसको प्रारूप समिति को सौंप दिया। फिर प्रारूप समिति ने प्रारूप की जांच करके संविधान सभा में रखी। तो दोस्तों ये कुछ विशेष बातें थी जो आप सब याद रखना। देखिए BR अम्बेडकर के बारे में कुछ बातें आप और याद रखना। ए थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, ये BR अम्बेडकर की ही बुक है। तो ये बातें भी आप थोड़ी याद रखना। उसके बाद प्रारूप समिति के पुनरावलोकन के बाद संविधान का निर्माण किया गया और 26 नवंबर, ये डेट भी आप याद रखना, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया या संविधान को अपनाया गया। दोस्तों इस दिन 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, या हम कहें 15+1 अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए थे। ये 15+1 क्या है? तो देखिए 15 अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए थे और ये एक जो अनुच्छेद है ये है आर्टिकल 394, क्योंकि आर्टिकल 394 बताता है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन अंगीकार किया गया था, संविधान को अपनाया गया था। अगर हम इसको भी शामिल कर लें तो जो उस दिन लागू हुए अनुच्छेद थे वो थे 16। तो इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को 15+1 या 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। देखिए राजस्थान के एक कानूनविद रहे हैं लक्ष्मीमल सिंघवी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी के कहने पर 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और ये मनाया भी जाता रहा। लेकिन BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर BR अम्बेडकर का जो योगदान था संविधान निर्माण में उसको रेखांकित करते हुए 26 नवंबर को विधि दिवस से बदलकर संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और वर्तमान में 26 नवंबर का दिन भारतीय संविधान दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। अब इसके बाद आगे देखिए, चौबीस जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ और इसी अंतिम अधिवेशन में भारतीय संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए गए और 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने, जिनमें से पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने और जो अंत में हस्ताक्षर किए गए वो किए गए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। देखिए आप सोच रहे हैं 284 सदस्य कैसे हैं, जबकि जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय 389 सदस्यों में से 299 सदस्य भारत के अंदर रह गए थे। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि 284 सदस्य कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों,
ये जो सदस्य हैं यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार देखो इसको आप, तीन सौ 89 सीटों का निर्धारण किया गया था। 93 देशी रियासतों के लिए थी। मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 296 ब्रिटिश प्रांतों के लिए थी। अब इसके बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 389 में से 90 जो सदस्य थे वो पाकिस्तान चले गए और 299 सदस्य भारत में रह गए थे। अब देखिए, इन 299 सदस्यों में से 229 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांतों से थे और 70 सदस्य आपके देशी रियासतों से थे। ये बातें भी आप याद रखना। और अब इसके बाद संविधान के ऊपर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 284 सदस्यों के द्वारा किए गए। हस्ताक्षर 284 सदस्यों के द्वारा किए गए। देखिए, यहां भी आप एक बात ध्यान देने योग्य है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बैठक का बहिष्कार किए जाने के बाद कितने सदस्य थे। तो यहां भी याद रखना 324 सदस्य। मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किए जाने के बाद 324 सदस्य थे। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार नहीं किया था। मुस्लिम लीग के सदस्य थे जिन्होंने बहिष्कार नहीं किया। आप मोहम्मद सादुल्लाह देख सकते हैं, प्रारूप समिति के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन संविधान सभा में अंत तक रहे हैं। आप BR अम्बेडकर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। शुरुआत में मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं अंत तक। तो मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने पर 324 सदस्य संविधान सभा में शेष रहे थे। तो ये सदस्य संख्या है अलग अलग, आप इसको नोट कर लेना या आप इसको याद रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ और संविधान पर हस्ताक्षर हुए और 24 जनवरी 1950 के दिन ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ये बातें भी आप याद रखना। अब इसके बाद 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया और 26 जनवरी का दिन ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब संविधान 24 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो फिर हमने 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया। तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना है। हम बात करते हैं 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन देखिए, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह भी एक फैक्ट है कि जो लाहौर अधिवेशन था उसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी की सिफारिश पर या महात्मा गांधी के कहने पर इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। और इस दिन काफी विशेष निर्णय लिए गए थे, जिनमें से पहला निर्णय था पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग आप याद रखना, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही की गई थी। इसके बाद जो दूसरा निर्णय लिया गया था
नेहरू रिपोर्ट को निरस्त किया गया। नेहरू रिपोर्ट को निरस्त किया गया, ये भी इसी अधिवेशन में किया गया था। इसके बाद जो तीसरा निर्णय था, ये भी काफी महत्वपूर्ण निर्णय है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अनुमति दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अनुमति कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही दी गई थी। इसके बाद जो चौथा और सबसे अहम है, जो चौथा और सबसे अहम है वो देखिए आप। जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। और देखिए इसी दिन को जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और यहाँ पे इस अधिवेशन के दौरान कहा गया, जवाहरलाल नेहरू का एक कथन बहुत प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा था कि इससे अधिक ब्रिटिश हुकूमत का शोषण सहन करना ईश्वर व मनुष्य दोनों के सामने या दोनों के लिए अपराध होगा। ये कथन जवाहरलाल नेहरू का काफी फेमस है, जो उन्होंने इस अधिवेशन के दौरान ही कहा था। रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया और 26 जनवरी का दिन, 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो देखिए जो 26 जनवरी का दिन था, एक ऐतिहासिक दिवस था। इसकी अवमान्य अवहेलना नहीं की जा सकती थी। यह कारण था कि 24 नवंबर 1949 को संविधान तैयार होने के बाद भी 26 जनवरी 1950 तक हमने इंतजार किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मेरे इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर से इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।